आज के हमारे सेशन में हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 ऑफ योर क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज एंड दिस इज सलोनी पांडे। आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, हमने हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके एमसीक्यूज भी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी, वन शॉट रिवीजन भी। सो लेट्स डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 ऑफ दिस chapter and we are going to start with a very short answer type questions। इसके बाद में हम short answer type questions भी करेंगे, long answer type questions भी करेंगे। Let's start today's lecture with question number 1। Globalization affects all of us but differently। Explain। देखो, चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया। चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन था, सोशल चेंज था, सब मैंने आपको पढ़ा दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल्स दे दिए। आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया, आपने एमसीक्यूज भी कर लिया। अब क्वेश्चन आंसर बेसिकली एक तरह की हमारी प्रैक्टिस होगी, है ना, कि कैसे हमसे कोई कंसेप्ट अगर हमने चैप्टर में पढ़ा है, उस पर हमसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो एटलीस्ट वी आर इन ए पोजीशन टू आंसर इट। तो फटाफट से हम सारी चीजों को एक बार क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, इसके थ्रू एक तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से। क्वेश्चन बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन पहला भी ग्लोबलाइजेशन सबको अफेक्ट करता है बट डिफरेंट तरह से। कैसे ग्लोबलाइजेशन हम सबको अफेक्ट करता है बट डिफरेंटली? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं दे open up new opportunity but on the other side it leads to loss of livelihood for other। कुछ लोगों के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ लोगों के लिए लॉस ऑफ लाइवलीहुड भी होता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद में जो फार्मर्स हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। वहीं जो आपके सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है। सो वी कैन गिव एग्जांपल हियर एज वेल। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। जितना हमसे क्वेश्चन में पूछा है बस हम उतना ही आंसर करेंगे विद इन 30 वर्ड्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड द सिल्क रूट कनेक्ट पीपल इन द पास्ट? सिल्क रूट लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करता था? देखो, एंशियंट टाइम्स में सिल्क रूट इंडिया को ग्रेट सिविलाइजेशंस उस टाइम के जो थे उनसे कनेक्ट करता था, जैसे चाइना, पर्शिया, इजिप्ट, रोम। इन रूट्स के थ्रू जो पीपल हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से एक दूसरी जगह पर जाते थे, ट्रेड करते थे, कॉन्कर करते थे, माइग्रेट करते थे। तो इस तरह से ये रूट बहुत ज्यादा हेल्प करा कंट्रीज को ट्रेड करने में भी और एक दूसरे के साथ में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करने में भी। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। आप बस अच्छे से रीड आउट करेंगे। ओके, सो एंशियंट टाइम सिल्क रूट कनेक्टेड इंडिया टू ग्रेट सिविलाइजेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ दीज रूट्स पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स केम हियर, समटाइम्स एज ट्रेडर्स, कॉन्करर्स, माइग्रेट्स एक्सेट्रा। ओके, फाइन, गुड। कोई डाउट रहेगा तो पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, और कोई टॉपिक अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, कोई चीज छूट गई है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक दिया है, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वाज कॉलोनियलिज्म रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन? कॉलोनियलिज्म ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कैसे था? देखो, बेसिकली ये जो कॉलोनियलिज्म है इसमें क्या हो रहा था कि आपको नए सोर्सेज ऑफ कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, एनर्जी चाहिए, मार्केट चाहिए, एक ग्लोबल नेटवर्क बनाना है, वो सब कुछ ये कॉलोनियलिज्म के अंदर सस्टेन कर रहा था। एक्चुअली व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वन इकोनॉमी इज लिंक्ड विद अनदर इकोनॉमी, जहां से ट्रेड भी हो रहा है, जहां पर आइडियाज भी एक दूसरे के साथ में शेयर हो रहे हैं, जहां पर रॉ मटेरियल शेयर हो रहे हैं, एनर्जी शेयर हो रही है, इवन मनी भी एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में जा रहा है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि कॉलोनियलिज्म के अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्री को डोमिनेट कर रही है। ग्लोबलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, बट दे आर रिलेटेड, क्योंकि यहां पर भी वन इकोनॉमी इज लिंक्ड विद द अनदर इकोनॉमी। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया तो वो इंडिया से पूरा ट्रेड करते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, इंडिया में उसको सेल आउट करते थे, इंडिया की वेल्थ का यूज करते थे, राइट? सो कॉलोनियलिज्म इन सारी चीजों का पार्ट है। माइग्रेशन डिफाइनिंग फीचर होता है ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि यहाँ की चीज यहाँ जा रही है, यहाँ की चीज यहाँ जा रही है, यहाँ की चीज यहाँ आ रही है, एवरीथिंग इज माइग्रेटिंग, ईदर प्रोडक्ट्स, ईदर पर्सन, एनीवन। माइग्रेशन ग्लोबलाइजेशन का डिफाइनिंग फीचर रहा है। लेबर इंडिया से स्लेव बन के अफ्रीका में गए, वहां से अमेरिका में गए,
है ना, तो दैट इज माइग्रेशन। द ओनली थिंग इज यहाँ पर डोमिनेशन है, कॉलोनियलिज्म में डोमिनेशन है, कंट्रोल है, ग्लोबलाइजेशन इज फ्री। क्लियर? तो इसीलिए आपस में एक दूसरे के साथ में एक लिंक बन जाता है। समझ में आया? गुड इनफ, लेट्स मूव ऑन फर्दर। कहीं भी डाउट है तो मैंने आप बार बार बोल रही हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। अच्छा, चेक करो अपने नॉलेज को, क्या आपने चैप्टर पढ़ा, इतना टाइम दिया उस चैप्टर में, इतना देखो टाइम इज मनी, सुना होगा आपने, है ना, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज में टाइम दिया है तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, अगर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। सुना है ना ऐसे बहुत बड़े बड़े कोट्स, कभी मोटिवेशनल स्पीकर ये सब बताते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं तो ये बोलूँगी अगर आप खाना भी खा रहे हो, है ना, फूड भी कंज्यूम कर रहे हो, तो अगर आपने उसको टाइम दिया है बैठ के उसको खाने का, तो दैट टाइम शुड बी दैट ओनली, आपको वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। इट शुड बी नॉट लाइक कि आप खा रहे हो और यहाँ पर आपका फोन चल रहा है, आप टीवी देख रहे हो या आप कोई और काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो। नो, वट एवर यू आर डूइंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट थिंग, तभी तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो जैसे मान लो ये चैप्टर को पढ़ने में आपने 2 घंटा लगाया होगा, 2 दिन लगाया होगा, 1 हफ्ता लगाया होगा, जितना टाइम आपने लगाया है, तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना। इट शुड नॉट बी लाइक कि पढ़ लिया, याद तो कुछ भी नहीं है, मैडम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैडम क्या पढ़ा था कुछ भी याद नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कैसे चलेगा। जिस चीज में आपने अपना टाइम दिया है, आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना चाहिए। तो यहां जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूं, अगर आप ब्लैंक हो रहे हो, दैट मीन्स आपका वो टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हुआ है, आपका मन उस टाइम पर कहीं और था। एक कहावत है, मैं 2-4 बार बोल चुकी हूँ, एक बार और बोल देती हूँ। वो एक कहावत है, सुनी होगी आप लोग ने, मन मंदिर में दिल जूतों में। जब मंदिर में जब हम एंट्री लेते हैं तो अपने शूज बाहर उतार देते हैं, तो जब अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई शूज ना गायब कर दे बाहर से, है ना, ऐसा ना हो जाए कि बाहर के बाहर शूज गायब वगैरह, हम यहाँ तो पता चला गए तो हो वहां पर भगवान के सामने हाथ जोड़ने, उनसे प्रेयर करने या कुछ भी के लिए, और मन दिल कहाँ लगा हुआ है वहां बाहर के शूज रखे हैं, वो ना चले जाए। तो ऐसे कभी कभी हम लोग के साथ पढ़ते पढ़ते होता है, हम लोग पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते होते तो हम क्लास के अंदर हैं, टीचर हमको पढ़ा रही है, हमारा काम है कि हम पढ़ाई करें, पर दिमाग में हमारे कुछ और चल रहा होता है, बैक ऑफ द माइंड हम सोच रहे थे ये वाला फ्रेंड ने नहीं नई वाली बुक लेकर आया है, नया वाला पेन खरीदा, इसने कहाँ से लेकर, मुझे तो नहीं बताया था, या फिर अभी उसके साथ में जाऊंगा शाम को, ये वाले दोस्त से मिलना है, इसके साथ में यहाँ पर पार्टी करने जाना है, उससे उस समय बात करना है, स्कूल के बाद में इससे मिलना है, उससे मिलना है, वो क्या कर रही है, वो क्या देख रही है, यहाँ पूरा पूरा दिमाग वहां लगा होता है। प्रेजेंट क्लास में है, पढ़ना है, लेकिन दिमाग कहीं लगा, मम्मी ने आज घर पे क्या बनाया होगा, टिफिन में आज क्या आया होगा, कैंटीन से आज मैं क्या खरीद के खाऊंगा, आज वो जो मेरी वो वाली फ्रेंड है वो कैसी लग रही होगी, है ना, उसको देखूंगा, ब्रेक मिलेगा तो, ये सारी चीजों में हमारा दिमाग लगा रहता है ना। तो वो चीजों को थोड़ा सा माइंड से क्या करना है, दूर। जब जो काम कर रहे हैं दिमाग भी वहीं रहे, दिल भी वहीं रहे, हम भी वहीं रहे, सब कुछ वहीं रहे, ठीक है। मतलब जो भी काम करो तो पूरा बोलते हैं ना शिद्दत से करो, टाइप ऑफ दैट, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा ना हो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मैं आंसर बता, तुम लोग ब्लैंक हो, अच्छा ये पढ़ा था क्या, ये था क्या चैप्टर के अंदर, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसे मतलब ब्लैंक नहीं होना है ना। जो पढ़ा है तो उस पर ध्यान देना, ये याद रखो, ये सारी बातें जो मैं बोलती हूँ ना कभी तुमको रियलाइज होगा, आज नहीं कल होगा, लेकिन होगा जरूर रियलाइज, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो, अब ब्लैंक मत होना है ना, क्वेश्चन पढ़ो तो रिकॉल करना कि चैप्टर में पढ़ा है इसको तो क्या लिखूं अपने आंसर में। इट इज नॉट लाइक कि मैं आ रही हूँ स्पून फीडिंग करा रही हूँ, ये लो खाओ खाना, ऐसे नहीं। मैं सब पढ़ा दूंगी, सब सिखा दूंगी, लेकिन वो उसको फूड को डाइजेस्ट तुम्हें करना है, ठीक है। तो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 4। हाउ आर सिल्क स्पिनर्स एंड ट्विस्टर्स ऑफ बिहार अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होने से जो बिहार में ट्विस्टर्स थे, स्पिनर्स थे, सिल्क स्पिनर्स और ट्विस्टर, इनको क्या अफेक्ट पड़ता है, इसका एक ही आंसर है, कंपटीशन। कैसे हुआ, बस वो आंसर में लिखना है। देखो, वुमेन सिल्क स्पिनर्स और ट्विस्टर जो थे बिहार के, उनकी जॉब चली गई। क्यों? चाइना और कोरिया का जो सिल्क यार्न था वो मार्केट में एंटर कर गया। आज आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको ऐसा लगता है हाँ अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। कल को कोई ऐसी चीज आ जाए मार्केट में जो ज्यादा अच्छी हो, और ज्यादा अच्छी, और अरे कम प्राइस में मिल रहा है और इतना अच्छा मिल रहा है, यही ले लेते हैं, बढ़िया है। और कभी अगर उसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है ना, 50-100 रुपए, तो हम ऐसे सोचते हैं ठीक है ना, इतना ही प्राइस तो है, बट एटलीस्ट क्वालिटी तो हमको अच्छी मिल रही है, तो हम ये वाली चीज ले लेते हैं, है ना। या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं लेकिन कम प्राइस में मिल रहा है, तो ये वाली चीज ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है।
ठीक है, आज आप मार्केट में कोई नूडल्स का पैकेट लेने जाते हो, आपको वो अच्छा लगता है, कल को मार्केट में कोई ऐसा आ जाए जो उससे भी ज्यादा अच्छा है टेस्ट में और सारी चीजों में, तो ऑब्वियसली आप उसे खरीदोगे, है ना। तो ऐसा ही हुआ कि वुमेन सिल्क स्पिनर्स ट्विस्टर जो बिहार के थे उनकी जॉब चली गई, क्योंकि चाइना और कोरिया का जो सिल्क यार्न था वो इंडिया के मार्केट में आ गया, है ना। वीवर्स और कंज्यूमर्स जो थे वो इस यार्न को प्रेफर करते थे क्योंकि ये चीपर और ब्राइटर होता था, ज्यादा ब्राइट, ज्यादा शाइनी और पैसे भी कम, तो वो उस चीज को ले लेते थे, है ना। मार्केट में आप जाते हो, मान लो आप जाते हो क्या खरीदने क्लोथ्स की शॉपिंग करने, कपड़े खरीदने जाते हो, आपको जो शॉपकीपर है वो दो तरह के सेम क्लोथ दिखा रहा है, सेम दिख रहा है, सारा कुछ सेम है, लेकिन दो दिखा रहा है, बोलते हैं इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है। आपको दिख रहा है ये वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ज्यादा शाइनी है, मटेरियल भी अच्छा है और प्राइस भी कम है, मतलब ये 1000 का है, ये 900 का, तो आप बोलो ये वाला दे दो, ये बढ़िया लग रहा है ना। तो ये सेम चीज यहाँ पर हो रही है, ओके। तो ये इसी की वजह से ग्लोबलाइजेशन का ये इफेक्ट पड़ा, है ना। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म ग्लोबलाइजेशन। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बता दे रही हूँ, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग, आंसर भी नहीं दिखाऊंगी, इसका आंसर आप लोग खुद ढूंढोगे, है ना। जो पढ़ा है ना उसको रिकॉल करो, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अभी इतना चीख चीख के बताया, वन इकोनॉमी लिंक्ड टू अनदर इकोनॉमी, ट्रेड, ये वो सारा कुछ मैं नहीं पढ़ा रही हूँ ये। चलो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। मेंशन एनी टू एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के कोई दो एडवर्स इंपैक्ट, एडवर्स मतलब कौन से, उसके नेगेटिव वाले, जो हमने सोचा था ऐसा होना चाहिए बट हुआ उल्टा, है ना। तो एडवर्स इंपैक्ट क्या हुए लिबरलाइजेशन के, सबसे पहला फॉर्मर्स कॉम्पीट नहीं कर पाए मार्केट के अंदर, और इसकी वजह से उनकी एक जो डिसेंट लिविंग थी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। फॉरेन गुड्स और प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में आ गए थे, इसकी वजह से लोकल गुड्स और ब्रांड्स जो थे वो पीछे छूट गए थे। जैसे अभी मैंने बताया कि बिहार के ट्विस्टर स्पिनर्स जो थे उनका मार्केट पीछे हो गया क्योंकि चाइना का यार्न एंटर कर गया, है ना। तो ये एक चीज हुई। और दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट लिबरलाइजेशन का फार्मर्स को, कौन से फार्मर्स, स्पेशली जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। क्लियर, याद रखेंगे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, टीएनसी क्या होते हैं, बोले हमने मैम बस एमएनसी पढ़ा है, टीएनसी क्या होता है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस पढ़ा है ना चैप्टर में। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस वो कंपनीज होती हैं जो मोर देन वन कंट्री में अपने गुड्स को या मार्केट सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही होती हैं, प्रोड्यूस कर रही होती हैं, है ना। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है जो अमेरिका की है, मतलब जो मेन कंपनी जो है, जो जहां से उसके रूट्स हैं वो अमेरिका है, लेकिन उसने अपनी कोई एक और सेटअप जो है या फर्म जो है इंडिया में भी एस्टैब्लिश करके रखा है, और साथ ही साथ में बांग्लादेश में भी है, और साथ ही साथ में चाइना में भी है। तो दैट इज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, ओके। एग्जाम्पल वगैरह दे देना कोई सा आंसर में। सुनो 30 वर्ड्स लिखना, ऐसा मत कि मैम ने बस इतना लिखा था तो मैंने भी मेरे आंसर में इतना लिख दिया। मैं सिर्फ तुमको गाइड कर रही हूँ, है ना, करना तुमको है सारा कुछ, ठीक है। मैं एक एक चीज लिख के पढ़ के नहीं बताऊंगी, फिर क्या मतलब कि तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, क्लास 12th में आ गए हो, अभी स्पून फीडिंग नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो है इसका ध्यान रखना कि आंसर 30 वर्ड्स में लिखना है, एग्जाम्पल वगैरह देना है, वेरी शॉर्ट में, अननेसेसरी नहीं लिखना, ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, मुझे इतना आता है, आंसर नंबर नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का, इतना एक पेज भर के लिख दोगे 4 नंबर नहीं मिलेंगे, कट और जाएंगे मार्क्स। तो बेटर है क्या एक चीज की जाए, जितना पूछा है उतना लिखो। क्लियर, ओके। राइट टू फीचर्स ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, क्या फीचर्स होते हैं, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं मोर देन वन कंट्री में, रिलेटिवली स्मॉल फर्म्स होते हैं विद 1 or 2 फैक्ट्रीज आउटसाइड द कंट्री और मे बी लार्ज फर्म्स टू। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि छोटे फर्म्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट एस्टैब्लिश नहीं करते, कुछ कुछ केसेस में होता है बड़ी यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना। ये फीचर्स हो गए आपके टीएनसी के। इन व्हाट वे हैव टीएनसी अडेप्टेड टू द इंडियन ऑडियंस, किस तरह से टीएनसी इंडियन ऑडियंस में अडेप्ट हुई है। कोई एग्जांपल सोच पा रहे हो, कुछ रिलेट कर पा रहे हो, बताओ, सोचो थोड़ा। टीएनसी इन इंडिया, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, देखो आपने देखा है स्टार टीवी, स्टार टीवी लोकलाइजेशन का कंसेप्ट अडॉप्ट करता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ट्रांसनेशनल टेलीविजन कंपनीज हैं वो इंडिया में आती हैं, तो उनको वही प्रोग्राम्स दिखाने होते हैं जो इंडिया में चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ,
मैकडोनल्ड है ना, मैकडोनल्ड आ गया इंडिया में। इंडिया के लोग हैं बड़े स्पाइसी खाने वाले, है ना, उनको चाहिए स्पाइसी चटपटा सा मसाला वसाला वाला, ऐसा कुछ सब नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। अब वो मान लो वो वहाँ पे मैकडोनल्ड अपनी जो कंट्री है, मान लो अमेरिका वगैरह में, वेस्टर्न कंट्री में, वहाँ पे जो बर्गर बनाता है तो उसको बिल्कुल बेसिक रखेगा, कम से कम उसमें जो है स्पाइसेस यूज़ करना है और कैसे उसको बनाना है ताकि यहाँ की ऑडियंस उसको प्रेफर करे। इंडिया में आके उसको चेंजेस करने पड़ेंगे ना, जैसा इंडिया की ऑडियंस को चाहिए वैसा ही देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट है, कोई नहीं खाएगा उसको, है ना। एक बार मैंने एक बर्गर ऑर्डर करा, ठीक, वहाँ से नहीं, दूसरी कंपनी से, ठीक है, नहीं तो हम लोग जोड़ दो मैडम ने, वहाँ का नहीं करा मैं, दूसरी एक और आउटलेट है, कोई दूसरी ब्रांड है, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा यार बड़ा सुना है इसके बारे में, आज ऑर्डर कर देते हैं। पता उसमें क्या था, सिर्फ एक पेटी रखी हुई थी, अनियन थी और सॉस डला था और बस उसको ना ऐसे बंद से बंद कर दिया। मैंने कहा ये बर्गर है? हम लोग नहीं पसंद करते हैं ऐसा, हम लोग को चाहिए ना बिल्कुल बहुत सारा उसमें ऐड ऑन हो, सारी स्टफिंग और ये वो ऐसा वैसा करके। मैं कुछ भी नहीं है तो हमको नहीं पसंद आएगा वो चीज़। हमको कैसी चीज़ पसंद आती है, जो चीज़ हम प्रेफर करते हैं, है ना। अब वो चीज़ इंडिया में किसी और को पसंद आ रही होगी, बट स्टिल जो मेजॉरिटी है, हम मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। हमको वो जो उधर स्ट्रीट फूड हम लोग का पसंदीदा होता है, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें पता है इंडिया को क्या पसंद है, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, उसमें जो टेलीविजन कंपनी है, जब वो इंडिया में आई तो इंडिया में आके उन्होंने जो चैनल्स चलाए हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में चलाए और इंडिया का जो कल्चर था उसको ध्यान में रखते हुए चलाए। अगर वो इंडिया में कोई वहाँ पॉप शो दिखा रहे होंगे, कोई नहीं देखेगा, है ना। तो जैसे स्टार टीवी है, स्टार टीवी लोकलाइजेशन का कंसेप्ट लेकर आई, हिंदी लैंग्वेज में उन्होंने प्रोग्राम्स चलाना स्टार्ट करे और एक पूरा चैनल जो है वो हिंदी लैंग्वेज के लिए ही उन्होंने बना दिया, ठीक है। तो ऐसे टीएनसी जो है वो इंडियन ऑडियंस को अडेप्ट करती है। आपने पढ़ा ना, जैसे मैकडोनल्ड होता है तो नवरात्रि आएगी तो पूरा अपना एक मेन्यू प्योर वेज वाला कर देता है। कभी देखा है जोमेटो वगैरह पे, ये जो ऑनलाइन हम फूड डिलीवरिंग कंपनीज होती हैं उनसे मंगाते हैं, और जैसे नवरात्रि चल रही हो या कोई ऐसा टाइम चल रहा है जब नॉनवेज नहीं खाया जाता है, या जब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रेफर नहीं करते, तो आप जैसे ही उनका ओपन करोगे पेज तो वहाँ पर आपको वो दिखा देगा नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी, ये वो। तो ये क्या एक चीज़ कर रहे होते हैं कि जो मार्केट में जिसको चाहिए हम वही ऑफर करेंगे, तभी तो ये सक्सेसफुल होंगे, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंडिया में अगर कोई कंपनी आ रही है तो वो वैसा करते हैं। इंडिया की कोई कंपनी अगर बाहर जा रही है तो वो उन्हें वैसी सर्विस देगा वहां पर जैसी चल रही होगी। ओके, चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी? इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी क्या होती है? करंट वाली नहीं, देखो कौन सी होती है इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी। इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, जैसे आप एक बटन क्लिक करोगे कंप्यूटर पे और ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जैसे बैंक्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, फंड मैनेजर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, ये इंटरनेशनली अपना फंड शिफ्ट करते हैं जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ माउस। जैसे आज आप देखते हो, आज आप ये एप्स, पेमेंट एप्स जो होती हैं उसको यूज करते होगे। पेमेंट एप्स में क्या है, कहीं भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड में आपको करना है ना। इससे नहीं पर दूसरे और भी सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। एक पासवर्ड डाल के आपने जस्ट बटन क्लिक करा और पैसे ट्रांसफर, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिकली जो है ट्रांजेक्शंस वगैरह हो रहे हैं। बैंक, कंप्यूटर, ये सब होती है, ये लोग फंड ट्रांसफर करते हैं, तो ये ऐसे ही तो करते हैं, जस्ट क्लिक किया माउस पे, फंड ट्रांसफर, है ना। ओके, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी। इसका एडवांटेज क्या होता है हम सबको पता है। इसका एडवांटेज ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली एक जगह से दूसरी, टाइम को बचाता है ना। पेपर वर्क नहीं होगा, पेपर रिक्वायर्ड नहीं है, आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो, कहीं पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, टाइम बचेगा, आपको ट्रैवल नहीं करना है यहाँ से वहाँ। ये इसके सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। ओके, व्हाट इज वेटलेस इकोनॉमी? जहाँ पर वेट नहीं होता है, जिसका कोई वजन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। व्हाट इज वेटलेस इकोनॉमी? ठीक है, ये सब पढ़ा है चैप्टर में। कोई भी ब्लैंक हो रहा है ना तो उसको ब्लैंक करूंगी, मार के थप्पड़ मारूंगी, है ना, ऐसा मत करना, ठीक है। मैंने पढ़ाया है, सब याद रखो। वेटलेस इकोनॉमी क्या है? जहां पर प्रोडक्ट्स हैव देयर बेस इन इंफॉर्मेशन, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीडिया, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स, इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमी, ये वेटलेस इकोनॉमी है। जहां पर आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। जैसे आप कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, पेमेंट करने के लिए एक ऐप बनाया गया,
है ना, उस ऐप से सारा पेमेंट होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सारे होंगे, तो वो वेटलेस इकोनॉमी है। सर्विसेज वाला, जहां पर आप जनरली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जैसे जिसका बेस इंफॉर्मेशन में है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, मीडिया है, मीडिया आपको एक जगह की इंफॉर्मेशन आप तक ट्रांसफर करती है, टेलीविजन का यूज करती है, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब वेटलेस इकोनॉमी के अंदर आते हैं। ओके, जैसे आप कोई किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई मशीन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या कोई गुड्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो वेटलेस इकोनॉमी नहीं है, लेकिन वहां इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, दैट इज, या टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज वेटलेस इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? फाइन, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉलेज इकोनॉमी? नॉलेज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो स्किल्स को फोकस करती है ना, दैट मीन्स कि वर्कफोर्स इन्वॉल्व नॉट इन फिजिकल प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन बट इन देयर डिजाइन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, सेल एंड सर्विसेज। स्किल बेस्ड इकोनॉमी जो होती है वो नॉलेज इकोनॉमी होती है, जहां हमारा फोकस किसी एक चीज पर होता है, स्किल्स के ऊपर। जैसे हमारा वर्कर है, हमारा वर्कर ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल प्रोडक्शन कर रहा है, किसी मटेरियल गुड्स को बना रहा है, किसी प्लोइंग की मशीन को बना रहा है, एग्रीकल्चर फार्म पे जो प्लोइंग हो रही है उसकी मशीन को बना रहा है, या उसमें कोई वर्क कर रहा है, वो नॉलेज इकोनॉमी नहीं है। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी को बना रहा है ना, उसको डिजाइन कर रहा है, उसका डेवलपमेंट कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है उस एक चीज की, उसको सेल कर रहा है ना, तो दैट इज योर नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, ये आपका नॉलेज इकोनॉमी के अंदर आता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस का ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? फाइनेंस का ग्लोबलाइजेशन ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन को यूज करके ग्लोबली सभी फाइनेंशियल मार्केट्स को इंटीग्रेट करते हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वर्थ का ट्रांजैक्शन करते हो विद इन सेकेंड्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अभी हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी। इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, कि आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को यूज करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट को कनेक्ट कर रहे हो। आप देखते हो ना, वो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह दिखाते हैं कि कैसे वर्ल्ड में इसके शेयर बढ़ रहे हैं, उसके शेयर कम कर रहे हैं, ये पूरा फाइनेंस ही तो है। बस हर एक इकोनॉमी आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। दिस इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ओके, इसमें आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीजें हो रही है। जैसे आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो अमेरिका से आप फंड भेज रहे हो रशिया में, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ओके, चलो क्लियर है, ये भी आगे बढ़ते हैं। ओके, which sectors of sphere are important in a modern economy? एक मॉडर्न इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं? सो देखो, सेक्टर्स ऑफ स्फीयर जो हैं मॉडर्न इकोनॉमी में वो हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी, वेटलेस इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी। ओके, तो ये जो सारे हैं ये सेक्टर्स ऑफ स्फीयर हैं मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसनेशनल कंपनीज, वेटलेस इकोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? सबसे सिंपल कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डिजिटल डिवाइड एक इकोनॉमिक या सोशल इनइक्वालिटी है रिगार्ड टू एक्सेस, यूज एंड इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये एक विलेज है और ये एक अर्बन एरिया है। ये मान लो ये विलेज दूसरा विलेज, ये विलेज 1 है, ये विलेज 2 है। विलेज 2 में लोगों के पास में इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ों का एक्सेस है ना। इनके पास में मोबाइल फोन्स हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, टावर्स हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ है, सारा कुछ है इनके पास में। ये एक विलेज है, रिमोट विलेज, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नो इंटरनेट कनेक्शन, नो कम्युनिकेशन, नथिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों के पास में टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच रही है, वहां पर लोगों के पास में टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। यही है डिजिटल डिवाइड। ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी पहुंच रही है पर यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ये भी डिजिटल डिवाइड है। तो ये एक इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी है जिसमें इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आप यूज नहीं कर पा रहे हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या उसका इम्पैक्ट आप तक नहीं पहुंच रहा है। कभी आपने न्यूज में देखा होगा, कुछ ऐसे विलेजेस के बारे में बताते हैं वो लोग, है ना, कि जहां पर जो है किसी भी चीज का कोई एक्सेस नहीं है, फिर गवर्नमेंट ध्यान देती है खैर वहां सारी चीजों में। सो दैट इज बेसिकली व्हाट डिजिटल डिवाइड। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन?
कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन से आप क्या समझ रहे होते हो? देखो, important advances in technology and the world's communication infrastructure which has led to the changes in global communication is called communication revolution. For example, telephones, fax machine, digital and cable televisions, electronic mail, internet, etc. जो भी टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हुए हैं वर्ल्ड के पूरे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे ग्लोबल कम्युनिकेशन या एक तरह की कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन आई है, उसे हम कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे टेलीफोन है, फैक्स मशीन है, ये सब कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन है। आज आप मोबाइल फोन यूज करते हो, ये कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन ही तो है। जब मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचाने के लिए खुद जाना पड़ता था, चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, है ना। लेकिन फिर बाद में ये सारी चीजें आने लगी। इलेक्ट्रॉनिक मेल, आज आपको कोई मतलब अमेरिका में बैठा हुआ है और आप इंडिया में हो, तो आप हर एक चीज वहां तक एक्सेस कर सकते हो, है ना। आप उनको हर एक चीज प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब एक क्लिक करा आपने और सब कुछ पहुंच गया। दिस इज कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। आप इजीली उनसे बात कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये सब इसके थ्रू पॉसिबल हुआ है। रीड करो ये सारा कुछ, है ना, बिल्कुल ऐसे नहीं बस चल रहा है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन व्हाट वे एडवर्टीजमेंट इन टेक्नोलॉजी लेड टू रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन ग्लोबल कम्युनिटीज। किस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल में, मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट्स हुए हैं टेक्नोलॉजी में, उससे ग्लोबल कम्युनिटी में रिवॉल्यूशनरी चेंज हमको देखने को मिले, है ना। मतलब जो टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हो, नई नई चीजें आती चली जा रही हैं, तो इससे ग्लोबल कम्युनिटी में किस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, एडवर्टीजमेंट इन टेक्नोलॉजी लेड टू Delhi 2017 revolutionary changes in global communities through improving communication. It helps in creating more jobs. Actually ये जो क्वेश्चन है ये पहले आया था 2017 वगैरह में, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सो एडवर्टीजमेंट जो हुआ टेक्नोलॉजी में, इससे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, और साथ ही साथ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे व्यूज़ को, हमारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने में। एडवर्टीजमेंट यही तो काम करते हैं, आप तक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो पहुंचे, रिलायबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, इनसे ग्लोबल कम्युनिटी में हमको रिवॉल्यूशनरी चेंजेस मिलते हैं। एडवर्टीजमेंट आज हमको सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, कुछ भी हमको नया जानना है, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, न्यू इनपुट है, सो दैट कैन ऑल बी पॉसिबल थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। तो ये आप अपने आंसर में लिखेंगे। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, why Indian Home Ministry banned the prepaid cash cards for mobile telephones? मोबाइल टेलीफोन्स के लिए इंडियन होम मिनिस्ट्री ने प्रीपेड कैश कार्ड्स को क्यों बैन किया था? सो देखो, जो मेन रीजन था प्रीपेड कैश कार्ड्स को बैन करने का, वो ये था कि इनके थ्रू जो क्रिमिनल्स होते थे वो बच जाते थे। कैसे? देखो, The Indian Home Ministry banned the open sale of prepaid cash cards for mobile telephones, arguing that a number of criminals were using these prepaid cash cards so as to leave investigators with no way of tracing them. क्या करते थे? उन कैश कार्ड्स को यूज करते थे, फिर उसके बाद में उनको मतलब खत्म कर देते थे, या वो कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। अल्टीमेटली ऐसे में जो क्रिमिनल्स हैं उनको नहीं ढूंढ पाते थे, है ना, कोई ट्रेसेस ही नहीं बचते थे। तो फिर फाइनली इंडियन होम मिनिस्ट्री ने इनको क्या कर दिया? बैन कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस सारे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कहीं आपने कोई चीज ना पढ़ी है, सब कुछ आपके बुक से ही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट अलग है, आंसर आपको वही करना है जो आपने पढ़ा है ना। तो ये प्रैक्टिस, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, प्रैक्टिस होती है। सारी चीजें करने से हम रिकॉल कर पाते हैं हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, साथ ही साथ में क्वेश्चन का हमको आंसर कैसे देना है। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और अभी हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, तो हम 30 वर्ड्स में ही जितना पूछा है उसको आंसर करेंगे। कोई एग्जाम्पल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, नो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सो क्वेश्चन इज, why the distribution of labor force across agriculture, industry and services in India is different from that in the developed country? ऐसा क्यों है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज के बीच में इंडिया का जो एक वर्क फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेवलप्ड कंट्री से डिफरेंट है? देखो, वर्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वी हैव 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ओके, तो ऐसा है कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना कितना है इकोनॉमी के अंदर। तो जैसे अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर का, तो प्राइमरी सेक्टर क्योंकि एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, इंडिया में मोर देन
70% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का शेयर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा इंडस्ट्रीज वगैरह में है ना, और उससे ज्यादा हम टर्जरी में हैं। सो इट इज लाइक प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर टर्जरी, फिर सेकेंडरी। ये इंडिया का केस है। वहीं अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज में, तो डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो आपका प्राइमरी है उसकी जगह टर्जरी सेक्टर आ जाएगा, और टर्जरी के बाद सेकंड लार्जेस्ट सेकेंडरी सेक्टर, और सबसे कम प्राइमरी सेक्टर। तो ऐसा क्यों है, क्यों ये डिफरेंस है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन अगर आपको देखो क्लियर नहीं होगा तो आप कितना भी पढ़ लो, आप उसको आंसर सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन पहले क्लियर करो। अब ऐसा डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि इन इंडिया द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टर आर डिफरेंट। इंडिया की पॉपुलेशन अलग है, इंडिया का जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। डेवलप्ड कंट्रीज एडवांस्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को यूज करती हैं जिससे बेटर सर्विसेज मिल सके कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेबर फोर्स का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज में इसीलिए डिफरेंट है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं हुआ। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी रही है स्टार्टिंग से ही अग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी रही है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को उतना फोकस ना करते हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया। तो इसीलिए हम वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू सर्विसेज इंडस्ट्रीज को ज़्यादा देखते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत बाद में हुआ और हम अग्रेरियन बेस्ड थे, इसलिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा है। बस तो डेमोग्राफी, टेरेन, इन सारी चीज़ों का डिफरेंसेस है, टेक्नोलॉजी का भी डिफरेंस है, और यही एक कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेबर फोर्स का वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, so that's your answer 20. Another question, in what ways has Fordism influenced the production and marketing of goods? Fordism कैसे goods के production और marketing को affect करता है? देखो, Fordism मतलब system of mass production of goods at a centralized location. It is a typical post-war mode of economic growth and is associated political and social order of advanced capitalism. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन समझो इसको, है ना, कि मतलब क्या दिया है, कंसेप्ट क्या है। फोर्डिज्म का जो कंसेप्ट होता है इसका मतलब है कि मास प्रोडक्शन होगा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे। जैसे ये कोई कंट्री है तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे मास प्रोडक्शन होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। ये जनरली पोस्ट वार मोड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और पॉलिटिकल, सोशल, एडवांस कैपिटलिज्म इन चीजों से रिलेटेड होता है। अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड, इन्होंने 20th सेंचुरी में इसे कंसेप्ट को पॉपुलराइज करा, है ना, कि असेंबली लाइन मेथड होनी चाहिए, मास प्रोडक्शन की सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होना चाहिए, तो इससे पेमेंट जो है वो बेटर वेजेस का हो सकेगा वर्कर्स को, सोशल वेलफेयर भी होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टेट दोनों के लिए बेनिफिट होगा। तो ये कंसेप्ट जो है हेनरी फोर्ड ने 20th सेंचुरी में दिया था। फोर्डिज्म इसे बोला जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने के लिए, समझने के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, तो समझ के रखो, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो दैट इज योर व्हाट, फोर्डिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ INGOs। क्या होते हैं INGOs? जल्दी बताओ। मेरे आंसर बताने के पहले मुझे आपसे INGOs का फुल फॉर्म चाहिए कमेंट सेक्शन में। मैं वेट कर लूंगी थोड़ा सा, है ना, कुछ 30-40 सेकेंड्स वेट कर लूंगी, 1 मिनट वेट कर लूंगी, लेकिन आई वॉन्ट आंसर। मुझे आंसर चाहिए, INGOs का फुल फॉर्म क्या होता है? पता है तो भी बताओ, है ना, जिन्हें नहीं पता है वो सोचो क्या हो सकता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरा आंसर दो, थोड़ा सा ना इंटरेक्ट किया करो, ऐसा नहीं बस लेमेन की तरह बैठे हुए हैं, मैम पढ़ा रही हैं, पढ़ लिया, हाँ चलो ठीक है अब चले गए। यहाँ आ रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, इतना सर्च करके आते हैं, तो आप लोगों से भी तो थोड़ा सा इनपुट चाहिए ना। हाँ, तो वो हमको भी पता चले कि आप लोग एक्चुअल में पढ़ कितना रहे हो। तो जल्दी जल्दी मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। INGOs का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट आर INGOs? बहुत सिंपल है, NGO का पता है ना, NGO का क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। जो INGOs होते हैं वो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये कुछ 3 एग्जांपल्स हैं इसके, है ना। इससे ज़्यादा हमको कुछ लिखना नहीं है, इससे ज़्यादा थोड़ा ये बता दो कि INGOs जो होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रहे होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। बस दैट्स इट। ओके, क्लियर है? जिन्हें नहीं पता है थोड़ा समझ रहे हो कि ये सब पता होना चाहिए। हाँ, बेसिक्स हैं ये आपके। ओके, स्टेट द एग्जांपल्स ऑफ IOGOs एंड INGOs।
एक होते हैं आपके आईजीओस, एक होते हैं आईएनजीओस। आईजीओ है जैसे वो डब्ल्यूटीओ है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आईएनजीओ से इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, और एक वो सेंस मेडिसिन फ्रंटायर्स ऐसे कुछ करके भी है, वो भी आपका आईएनजीओ है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हो गए आपके आईएनजीओस के। आईजीओस क्या है? इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये हो गए आपके आईजीओस। अब यहां पर ऐसे लिख दूं मैं नॉन, तो ये हो गया आपके आईएनजीओस। क्लियर? याद रखोगे ये सब? हाँ गुड, याद रखना सारा कुछ, एमसीक्यूज वगैरह में भी कभी कभी आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर? ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर का क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर मतलब कल्चर जब एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में या एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रांसमिट होता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया, मीनिंग, वैल्यू अराउंड द वर्ल्ड इन सच अ वे टू एक्सटेंड एंड इंटेंसिफाई सोशल रिलेशंस, इसे आप बोलोगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर। इसमें कॉमन कंजम्पशन होगा कल्चर का, है ना, जो कि डिफ्यूज होगा बाय द इंटरनेट, पॉपुलर कल्चर, मीडिया, इंटरनेशनल ट्रेवल। देखते हो ना फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, चाहे अब वो क्या बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, देखो मैं फिर वर्ड भूल जाती हूँ, मेरी भूलने की आदत जो है ना, टूरिस्ट, याद आ गया, हाँ याद आ गया मुझे, टूरिस्ट की तरह आते हैं यहाँ पर, घूमते फिरते इंडिया के कल्चर को समझते हैं। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो आते तो टूरिस्ट की तरह ही हैं, लेकिन इंडिया में ही फिर वो बस जाते हैं, इंडिया का कल्चर उनको अच्छा लगने लग जाता है। देखा होगा ना आपने, फॉरेनर्स हैं साड़ी वगैरह धोती कुर्ता पहन के जो है घूमते हैं, इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, इंडियन फूड ट्राई करते हैं, है ना, तो ये इंडिया के कल्चर को जानना है। ऐसे ही जब इंडियंस फॉरेन में जाते हैं तो वो वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उनको जानने पहचानने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर। ओके, जितने एग्जांपल्स तुम लोग के सब मन में आ रहे हैं वो सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द इंडियन इंडस्ट्री एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इंडस्ट्री में क्या अफेक्ट पड़ा? ये अफेक्ट पड़ा कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लगी, कंपटीशन बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कुछ सेक्टर्स में बढ़ गया, जैसे जो सेक्टर्स पहले गवर्नमेंट के पास में थे, अब वो सेक्टर्स के लिए आप जो है मतलब प्राइवेट पर्सन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंसिंग पॉलिसी की जरूरत नहीं रही है, तो कुछ इंडस्ट्रीज कॉम्पीट कर पाती हैं मार्केट में, जो कि फ्लरिश कर जाती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज नहीं कर पाती हैं, जो कि जिनका मतलब डाउन हो जाती हैं, और साथ ही साथ में कंपटीशन बढ़ने की वजह से मार्केट जो है वो बड़ा फ्लरिश करता है। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन है किसका? इंडियन इंडस्ट्रीज का। फाइन, डाउट आए तो मैं फिर से बोल रही हूँ, पूछ लेना, है ना, मैं फटाफट सारा कुछ आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोकलाइजेशन? चलो भैया इसका मीनिंग बताओ अब मुझे, कौन बताएगा? ग्लोकलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये है ग्लोकलाइजेशन। जिसको ऐसा लग रहा था स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो लोग पढ़ो चैप्टर में, जिन्हें पढ़ा है वो तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें मैं कुछ नहीं बोलती, जो नहीं पढ़ते हैं ना उनके लिए होते हैं ये मेरे सारे ताने। ठीक है, ये ग्लोकलाइजेशन है। ग्लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक तो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है ना, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। व्हाट इज ग्लोकलाइजेशन? क्या समझते हैं आप ग्लोकलाइजेशन से? देखो, ग्लोकलाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ग्लोबल कल्चर विद द लोकल कल्चर। जब ग्लोबल कल्चर लोकल कल्चर के साथ में मिक्सअप हो जाए, इसको ग्लोकलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें ग्लोबल भी आ गया, लोकल भी आ गया। ये ग्लोबल का GLO आ गया और ये लोकल का ये लोकल आ गया यहाँ पे, है ना, तो इसे ग्लोबल और लोकल कल्चर का मिक्स। इट इज नॉट एंटायरली स्पॉन्टेनियस नॉर इट इज एंटायरली डीलिंक्ड फ्रॉम द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफन अडॉप्टेड बाय फॉरेन फर्म्स व्हाइल डीलिंग विद द लोकल ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू एनहेंस मार्केटेबिलिटी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जैसे मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड हो गया आपका, ये क्या करते हैं, नवरात्रि चल रही होती है तो बोलते हैं वेजिटेरियन मेन्यू। ठीक है, और ऐसे ये एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जैसे मान लो कभी ईद आ रही है या कुछ आ रहा है तो बोलते उसका स्पेसिफिक मेन्यू ये वाला। कभी कोई जैन का कोई प्योर मंथ चल रहा है तो जैन स्पेशल भी देते हैं, है ना, तो वो ऐसे करके क्या अलग अलग
रिलीजन को, कल्चर को, लोकलाइट्स को टारगेट करेंगे, आपसे आपकी लैंग्वेज में आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, और साथ ही साथ में आपको कुछ ऐसे मतलब आपको आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं आने जाने के लिए कैब बुक करती हूँ, ठीक है। अब मैं उस दिन ऑफिस के लिए आ रही थी और मैं कैब बुक करने का सोच रही थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि ब्रेकफास्ट कर लो, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। अब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और ऐसे करके मैं जस्ट फ़ोन उठाया ही है मैंने ओला बुक करने के लिए, और मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ी हुई है, खाना पीना हो गया हो तो चलें फिर, ऐसा करके। और जोमेटो का भी कभी कभी आता है ना, यू कैन ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट मम्मी की डांट, और ऐसा वैसा कुछ करके वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे देते रहते हैं। सो ये तो सिर्फ छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं, बट इसके अलावा बहुत ही ऐसी इंटरनेशनली या ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट हो रही कंपनीज होती हैं, फर्म्स होते हैं, जो आप जिनके सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपके लोकल कल्चर या ऐसे समझ लो कि आपकी लाइफ स्टाइल से ही बिल्कुल रिलेट कर देते हैं, ताकि आप उनसे कभी दूर ही ना जा पाओ, है ना। जैसे अब मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो मैकडोनल्ड है या कोई भी XYZ कंपनी है, और वो नॉन वेजिटेरियन मेन्यू आपको ऑफर करती है ना। तो अगर वो पूरे टाइम नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन आइटम्स उनके पास में कम है, तो नॉन वेजिटेरियन तो उनके पास में जाएंगे, लेकिन वेजिटेरियन जाने से थोड़ा सा बचेंगे। अब जैसे मान लो कोई ऐसी कंट्री है जहां पर वेजिटेरियन ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर तो ऐसा फर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस लोकल कल्चर को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा ना, अपने मेन्यू से नॉन वेजिटेरियन चीजों को हटाना पड़ेगा और वेजिटेरियन को लाना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग कि आप जब लोकल कल्चर के साथ में मिक्सअप करते हो, इसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल कल्चर इज मिक्सिंग विद द लोकल कल्चर। बहुत सारी फर्म्स ऐसा करती हैं ताकि मार्केट में उनकी मार्केटेबिलिटी जो है वो बनी रहे। इज दैट क्लियर? दैट्स योर होल आंसर। फाइन, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी अ बोगे टू डिफेंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन? ग्लोबलाइजेशन एक बोगे कैसा है जिससे जो वुमेन के अगेंस्ट अनजस्ट प्रैक्टिसेस होती थी उसको रोक पाया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ वुमेन के साथ में अनजस्ट प्रैक्टिसेस होती थी, सोशल लेवल्स थे, वो रुक पाए। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? देखो, इसलिए पॉसिबल हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ ट्रेड या कल्चर नहीं होता है, आइडियाज भी होते हैं। क्या होते हैं? आइडियाज। आज आप देखते हो ना, कहीं कोई रिवॉल्यूशन चल गई तो उस रिवॉल्यूशन से हमने क्या सीखा, तो हम उस एक चीज को अपनी कंट्री में भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन इसलिए डिफेंड कर पाया, जो भी अनडेमोक्रेटिक या डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस हो रही थी वुमेन के अगेंस्ट में, जैसे सती है, एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम एजुकेशन, तो उसको हमने रोका, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक मैटर्स, ये सारा कुछ हमने इंश्योर किया। इंडिया में हम एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बनाना चाहते हैं, अपने कल्चर को जो है allows us to define culture in more inclusive and democratic way। तो अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो आपको इक्वालिटी तो लानी पड़ेगी, और इक्वालिटी जो है वो जेंडर को छोड़ के तो हो नहीं सकती। तो वो चीजें हैं कि जब आइडियाज फ्लो करे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो हमने उन आइडियाज का ध्यान दिया। जैसे आपने पढ़ा है ना कि सती प्रथा को खत्म करने में राजा राम मोहन रॉय ने जो वेस्टर्न कंट्रीज में आइडियाज चल रहे थे, जैसे लिबरलाइजेशन है और आपका फ्रीडम है, इन सारे आइडियाज को लिया और इंडिया के कल्चर को भी मिक्स किया, और फिर बताया कि सती प्रथा हमको क्यों खत्म करनी चाहिए, है ना। सो दैट इज कि इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने जो भी अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी उन्हें डिफेंड किया, उन्हें खत्म किया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इन व्हाट वे डज कॉर्पोरेट कल्चर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस? किस तरह से ये जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है ये प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देता है? कॉर्पोरेट कल्चर एक ऐसा ब्रांच है मैनेजमेंट थ्योरी का जिससे प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। कैसे? क्योंकि क्रिएशन होता है यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का, जिसमें सभी मेंबर्स होते हैं फर्म के। जैसे आपने कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में पढ़ा है या सुना है चैप्टर के अंदर, तो कॉर्पोरेट कल्चर इज समथिंग कि सब साथ में है, जितने वर्कर्स हैं आपस में साथ में रहेंगे, उन्हें अप्रिशिएट करना, उनके आपस में ग्रुपिंग्स होने देना, आपस में बात करना, और एक हेल्दी पॉजिटिव कल्चर बनाना, है ना। मतलब वर्क का कल्चर जो हो वो बड़ा ही पॉजिटिव हो, टॉक्सिक ना हो, क्योंकि अगर पॉजिटिव कल्चर होगा तो लोग ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। जैसे आप भी देखते हो कि टीचर आपको कभी क्लास में अप्रिशिएट कर देती हैं, या सब बच्चों को अप्रिशिएट करती, सब बहुत अच्छा पढ़ते, इंडिविजुअल आपको कभी बोल देंगी आज आपने टेस्ट पेपर में बहुत अच्छा लिखा, एक बार आपको नहीं किसी दूसरे को बोल देंगी, तो आप लोग अप्रिशिएट हो जाओगे कि यार हाँ टीचर हमको सपोर्ट करती है, हमको और अच्छा करना, हमको और अच्छा पढ़ना है ना। तो दैट इज समथिंग कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सेम हैपेंस इन कॉर्पोरेट कल्चर,
जो बिजनेस वगैरह होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, तो वो ध्यान रखते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करो। भले वो कभी गलत काम भी करते हैं तो उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो कि आपने देखो वैसे आपने इतना अच्छा काम करा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपसे गलती होगी, इसको आपको करेक्ट कर लेना है। तो वो क्या होता है, उसको ये दिखता है कि यार मेरी गलती थी लेकिन स्टिल मुझे अप्रिशिएट किया गया, तो वो उस चीज में आपका मतलब एक आपका माइंडसेट जो होता है ना कि हाँ मुझे और अच्छे से काम करना है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। ठीक है, दैट इज कॉर्पोरेट कल्चर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद शॉर्ट भी करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है, लेकिन वेरी शॉर्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाउ हैज कॉर्पोरेट कल्चर ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी? कॉर्पोरेट कल्चर ने ट्रांसफॉर्म किया सोसाइटी को। जैसे सबसे पहला, इट इन्वॉल्व्स इवेंट्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस ऑफ अ कंट्रीज कल्चर दैट इज अडॉप्टेड बाय द कंपनी। जैसे मान लो कोई कंपनी है, इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही है, अब इंडिया में दिवाली की हॉलीडे चाहिए, तो जो कॉर्पोरेट फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो इंश्योर करती हैं कि आपको हॉलीडे मिले और थोड़ा सा दिवाली का कुछ एक क्या बोलेंगे ग्लिम्स हमको हमारे ऑफिस में कल्चर में भी देखने को मिले, जहां पर आप जो है मतलब दिए जला रहे हो, ऑफिस को डेकोरेट कर रहे हो। तो ये कि आपकी इवेंट, रिचुअल, ट्रेडिशन को हमने उसमें कंपनी के अंदर एडजॉइन कर लिया। दूसरा, प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस इसकी वजह से बढ़ी है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा हुआ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गेन की है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ा है। ठीक है, तो दिस इज कॉर्पोरेट कल्चर हैज ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी। नाउ आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, है ना, कोई डाउट नहीं है आपको, सारा कुछ आपको समझ में आ गया है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट योर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन करके आपको ये समझ में आया होगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना नहीं पढ़ा है, आपको कितना और पढ़ने की जरूरत है, या यू आर गुड टू गो। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करो, इन आंसर्स को लिखने की कोशिश करो, सेम एज इट इज नहीं, पर जो समझ में आया है खुद के वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मैम ने बता दिया ठीक है यही सेम कॉपी कर लेता हूँ, नहीं, आपको अपना माइंड यूज करना है। ओके, एंड आई होप सो कि ये सारे क्लियर हैं। कहीं कोई डाउट होगा तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। लेट्स मूव ऑन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, जो बेसिकली आपके 80 वर्ड्स के होते हैं, है ना, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमको जनरली छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा सा उसको ब्रीफिंग कर दी, ऐसे हम अपने आंसर्स को लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। रेडी हो सभी? ठीक है, करें इसको भी स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 30, आप थोड़ा सा पैटर्न समझोगे, आपको आगे के क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने वो भी समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन देखो, गिव एग्जाम्पल्स टू स्टेट द contrary effect of globalization on the livelihood of Indian society and women employee। So यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, उसमें आपको ये बताना है कि क्या इफेक्ट्स रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के इंडियन सोसाइटी या वुमेन एम्प्लॉय के ऊपर। सो एज आई टोल्ड यू कि जब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, वी हैव अ वर्ड लिमिट ऑफ 80 वर्ड्स। हम कोशिश करते हैं 10 to 20 वर्ड्स में हमारा एक इंट्रोडक्शन भी आ जाए, 10 to 15 वर्ड्स भी चलेगा, और बाकी आपका 70 to 60 वर्ड्स में मेन पार्ट आ जाए, है ना। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट हम अपनाते हैं और फिर मेन पार्ट को लिखते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फो हम देंगे। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा है कि इफेक्ट्स लाइवलीहुड पे इंडियन सोसाइटी और वुमेन एम्प्लॉय के, तो वो हमारा मेन पार्ट है। बट इन द इंट्रोडक्शन वी विल राइट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, बहुत 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 ही शॉर्ट में, है ना, बिल्कुल 10 से 15 लाइन में बताएंगे कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एंड देन विल राइट द मेन पार्ट। सो देखो इफेक्ट्स क्या रहे ग्लोबलाइजेशन के, फार रीचिंग थे, सबको अफेक्ट किया बट डिफरेंटली अफेक्ट किया। कुछ एग्जांपल्स जिनसे नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिला लाइवलीहुड्स के ऊपर, वो पहला ये है कि जो वुमेन सिल्क स्पिनर्स और ट्विस्टर्स थे बिहार के, उनकी जॉब चली गई क्योंकि चाइनीज और कोरियन सिल्क यार्न मार्केट में एंटर कर गया। डिस्प्लेसमेंट होने लग गया क्योंकि लार्ज फिशिंग वेसल्स इंडिया में एंटर करते हैं, है ना, जिससे जो वुमेन फिश सॉर्टर्स, डायर्स, वेंडर्स हुआ करते थे, इनकी जॉब चली गई। दूसरा, गुजरात में वुमेन गम कलेक्टर्स हुआ करते थे, उनकी एम्प्लॉयमेंट चली गई क्योंकि चीपर गम सूडान से हम क्या करने लग गए, इंपोर्ट करने लग गए। जो रैग पिकर्स हुआ करते थे उनका भी एम्प्लॉयमेंट चला गया क्योंकि वेस्ट पेपर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज से इंपोर्ट होने लग गया। तो ऐसे छोटे मोटे काम जो इंडिया में वुमेन्स कर रही थी, वुमेन एम्प्लॉयड थी, वो उनका जॉब वहां से चला गया, एंड अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द लाइवलीहुड, है ना। तो किसी की भी जॉब जाएगी तो वो लाइवलीहुड को अफेक्ट तो करेगा ही। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आंसर में लिखने हैं। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हो कि जब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर देते हैं, सो वी एंश्योर कि हम हमारे आंसर को पॉइंट्स में लिख रहे हैं,
है ना। जैसे यहाँ पर आपने देखा हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं हमने उनको सबको अच्छे से बताया है। आप इसमें थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो हाईलाइट तो खैर आप सभी आंसर्स में कर सकते हो। हाउ यू विल डू इट? जैसे यहाँ पर हम इफेक्ट्स बता रहे हैं, तो सबसे पहला ये था वुमेन सिल्क स्पिनर्स और ट्विस्टर्स ऑफ बिहार, इनके ऊपर हमको पहला इंपैक्ट देखने को मिला। दूसरा इंपैक्ट हमने देखा डिस्प्लेसमेंट हो गया किस एक चीज में, लार्ज फिशिंग वेसल्स एंटर्ड इंडियन वाटर्स। दूसरा गुजरात में वुमेन गन कलेक्टर्स को अफेक्ट पड़ा। फिर उसके बाद जो रैग पिकर्स थे उनकी जॉब चली गई। तो ये इंडियन सोसाइटी पर इसका अफेक्ट पड़ा कि कुछ लोग ऐसे थे जो अनएम्प्लॉयड हो गए बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये इसके नेगेटिव या एडवर्स इंपैक्ट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, आर ग्लोबल इंटरकनेक्शंस न्यू टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, गिव रीजंस। क्या ये जो ग्लोबल इंटरकनेक्शंस बने थे ग्लोबलाइजेशन से, ये इंडिया में बिल्कुल नए थे? क्या इसके पहले इंडिया में ऐसा कोई इंटरकनेक्शन नहीं हुआ करता था? रीजन दो, आप जो भी बोलोगे हाँ या ना। एंड द करेक्ट आंसर इज नो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्लोबल इंटरकनेक्शंस इंडिया या वर्ल्ड के लिए यूनिक रहे, क्योंकि ये पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। इंडिया कोई आइसोलेटेड कंट्री नहीं थी वर्ल्ड से कि कोई उसको नहीं जानता था और वो अलग कहीं किसी कोने में कोई एक कंट्री है किसी को नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया वॉज वेल नोन इवन 2000 ईयर्स अगो। फेमस सिल्क रूट जो इंडिया को कनेक्ट करता था बाकी ग्रेट सिविलाइजेशन से, जैसे चाइना, पर्शिया, इजिप्ट, रोम। सो इंडिया के लिए ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट यूनिक नहीं था। हमारे यहाँ डिफरेंट पार्ट से जो लोग हैं वो इंडिया में आते थे, जैसे ट्रेडर्स, कॉन्करर्स, माइग्रेंट्स, और इंडिया से भी लोग बाहर जाया करते थे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में ग्लोबल आउटलुक जो मिला फ्रॉम द इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत सारे इंडियंस ट्रेवल किए ओवरसीज एजुकेशन के लिए, वर्क के लिए, माइग्रेशन हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, रॉ मटेरियल्स का, गुड्स का, टेक्नोलॉजी का, इंडिपेंडेंस के टाइम पर। तो चाहे कॉलोनियल पीरियड में हो या चाहे कॉलोनियल टाइम से पहले हो, इंडिया के लिए ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट या ग्लोबल इंटरकनेक्शंस यूनिक नहीं थे, ये पहले भी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते थे। बस आपको अपने आंसर को इन सभी पॉइंट्स के साथ में सपोर्ट करना है। ओके, फॉरेन फर्म्स ऑपरेट करते थे इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले भी। कॉलोनियलिज्म ये एक ऐसा सिस्टम जहां पर रिसोर्सेज, मार्केट, एनर्जी, इन सभी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, न्यू रिसोर्सेज को एक्वायर करना, ये सब कॉलोनियलिज्म के अंदर था। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिखोगे सपोर्ट करने के लिए, है ना, कि इंडिया जो है उसके लिए ये सारी चीजें यूनिक नहीं थी। हमारे यहाँ पहले भी ये सारी चीजें चलती थी इवन बिफोर 1991। कॉलोनियलिज्म में ही चाहे देख लो, चाहे इंडिपेंडेंस के टाइम देख लो, या चाहे प्री कॉलोनियल टाइम्स देख लो, एंशिएंट टाइम्स में देख लो, है ना। सिल्क रूट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you know about ट्रांसनेशनल कंपनीज? अभी पूरा मैंने आपको ट्रांसनेशनल कंपनीज के बारे में बताया था 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, वो पूरा आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर लिख देना है ना। तो इस पर भी हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ट्रांसनेशनल कंपनीज वो कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही हैं गुड्स या सर्विसेज को मोर देन 1 कंट्री में। कभी कभी ये फर्म्स रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, कभी कभी लार्ज भी होते हैं। बिग इंटरनेशनल कंपनीज जो ऑपरेट करती हैं क्रिस क्रॉस द ग्लोब, जैसे कोका कोला, जनरल मोटर्स, पेप्सी, कोलगेट, पाल्मोलिव, कोडक, मित्सुबिशी एंड नंबर ऑफ अदर्स। तो ये वो सारी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। ये ग्लोबल मार्केट में ओरिएंट करती हैं, ग्लोबल प्रॉफिट्स को अर्न करती हैं। Even if they clear national base, some Indian corporations like Infosys, Tata Motors, Reliance, etc. are also becoming transnational. और साथ ही साथ में कुछ हमारी नेशनल कंपनीज हैं जो भी अभी ट्रांसनेशनल बनती हुई जा रही हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, ये इंडिया की कंपनीज हैं, ये भी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस की तरह वर्क कर रही हैं, है ना। तो ये जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, अपना जो है मतलब प्रॉफिट के लिए ऑब्वियसली अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती हैं। साथ ही साथ इनका एक बेनिफिट ये भी होता है कि ये जिस भी कंट्री में होंगी वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, है ना। तो ये इसका बेनिफिट भी हो गया जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस? ठीक है, आंसर कैसे लिखना है क्लियर है। जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अभी 1-2 ही क्वेश्चन देखें और देखोगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपको क्लियर होगा कि मुझे मेरा आंसर कैसे लिखना है। मुझे पॉइंट्स में लिखना है, मुझे हाईलाइट करना है, मुझे अगर कहीं पर रिक्वायर्ड है तो फ्लो चार्ट बनाना है, मुझे छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देना है। ठीक है, ये चीजें आप समझ जाओगे। Now next question, explain the role of transnational corporations as an important factor of globalization. Globalization में ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस का रोल हमको थोड़ा सा बताना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोर देन 1 कंट्री में ऑपरेट करती हैं। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट ही ये है कि एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से लिंक्ड अप रहेगी। ये ग्लोबल मार्केट में जो है वर्क कर रही होती हैं, है ना, और प्रॉफिट्स को अर्न करती हैं।
कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस की तरह इमर्ज हो रही हैं। तो वही सारा कुछ आपको लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन से उसको रिलेट कर देना है। देन हाउ इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी अंडरपिन्स इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी जिसमें आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, जस्ट विद अ क्लिक ऑन दी माउस। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी है इससे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होगा। इकोनॉमी इज रिलेटेड विद वेल्थ, मनी, प्रोडक्शन, ट्रेड, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। और इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी इज आल्सो रिलेटेड विद द शिफ्ट और ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या लिखोगे आंसर में, देखो पहले बताओगे कि इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी क्या होती है ना। तो इकोनॉमी जहां पर फंड ट्रांसफर होता है जस्ट विद द क्लिक ऑन दी माउस एक्सेट्रा। ये आपने थोड़ा सा ब्रीफ किया। फिर आपने लिखा The electronic economy is one of the major factors which underpins economic globalization. Banks, corporations, managers, individual investors just click the mouse to transfer funds internationally or anywhere in the world. Yet, this quick move of electronic money has certain risk as well. तो ये हमने बता दिया कि कैसी इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी है, वो कैसे वर्क करती है। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे इंडिया में ये जनरली माना जाता है कि राइजिंग शेयर मार्केट्स एंड क्विक डिप्स बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग स्टॉक्स, मेकिंग अ प्रॉफिट एंड देन सेलिंग देम ऑफ। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कैन हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आईसीटी रिवॉल्यूशन, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। तो बोलते हैं जनरली ऐसा माना जाता है कि जैसे शेयर मार्केट राइज करता है और साथ ही साथ में शेयर मार्केट डाउन होता है, तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहा है क्योंकि पूरे ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी वर्क कर रही है, जहां पर कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक्स को परचेस कर लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो डाउन हो जाता है। शेयर मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो वो ये इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी की वजह से ही हो रहा है ना। तो इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं। इस तरह के ट्रांजैक्शंस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर बताया है। और यही पूरा आपका इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ना। ओके, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन वेटलेस इकोनॉमी एंड नॉलेज इकोनॉमी। वेटलेस और नॉलेज इकोनॉमी में क्या फर्क होता है। वेटलेस इकोनॉमी में वो चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं जैसे कि आप जिनका बेस जो है इंफॉर्मेशन में हो, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स है, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं, ये सारा कुछ। नॉलेज इकोनॉमी में जो हमारा फोकस है वो है स्किल्स के ऊपर। जो हमारा वर्कफोर्स है वो ऐसा नहीं कि बस लेबर की तरह दिन रात मेहनत कर रहा है, मशीन की तरह काम कर रहा है, नहीं, वो अपने माइंड को यूज कर रहा है, अपने स्किल्स को यूज कर रहा है, वो डिजाइनिंग कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी का, उसको मार्केटिंग कर रहा है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है वेटलेस और नॉलेज इकोनॉमी के बीच में। आप बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। It can range from the neighborhood catering services to large organizations involved in providing a host of services for both professional meets like conferences to family events like wedding। जैसे हम देखते हैं ना, नॉलेज इकोनॉमी समथिंग कि जैसे कोई पर्सन है वेडिंग प्लानिंग का काम कर रहे हैं, तो दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। आप अपनी स्किल्स को यूज करके चीजों को मैनेज कर रहे हो, है ना, दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। एंड वेटलेस इकोनॉमी इज कि जैसे इसी में एग्जांपल, ये नॉलेज इकोनॉमी होगी। इसी में वेटलेस इकोनॉमी ऐसे होगी कि जैसे कोई भी वहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या वहाँ पर आप किसी को कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना। कुछ जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपने देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके वो पूरा पिक्चराइजेशन करना और सारा कुछ दिखाना, वेडिंग की फोटोज वगैरह, ये सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन बेस है, टेक्नोलॉजी बेस है, तो वो आपका वेटलेस और नॉलेज इकोनॉमी का डिफरेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Fine. Okay, next question. Why are the number of cell phones continuously increasing in India? सेल फोन के नंबर इंडिया में क्यों बढ़ रहे हैं? सेल फोन के नंबर इसलिए बढ़ रहे हैं इंडिया में, सेल फोन 1995 में स्टार्ट हुआ था। उससे एक टाइम पर मोबाइल सर्विसेज कॉस्टली हुआ करती थी, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता था कि वो मोबाइल फोन को या फिर सेल फोन को परचेस कर ले। लेकिन धीरे धीरे करके ये सर्विस बहुत चीप हो गई क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, है ना, और सप्लाई, ऑब्वियसली सप्लाई भी बहुत ज्यादा रही, प्राइसेस को कम कर दिया गया। बाद में नए मोबाइल सर्विसेज आने लगी मार्केट में और इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया। तो जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट था उन्होंने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जिसे ट्राई बोलते हैं, और उन्होंने इन कंपनीज के ऊपर कंट्रोल रखना स्टार्ट किया। सबसे पहले इनकमिंग कॉल्स को फ्री किया, फिर बाद में आउटगोइंग कॉल्स को किया, तो ये चीजें चीप होती चली गई। मंथली रेंटल को रिड्यूस किया, मोबाइल कंपनीज नए इंटरेस्टिंग स्कीम्स देते चले गए, है ना। तो इस तरीके से अब हर एक पर्सन के पास में मोबाइल फोन है।
मतलब वो ये बोल रहे हैं कि सेलफोन 1995 में आए थे, उस एक टाइम पर ये सेलफोन हर कोई नहीं परचेस कर पाता था, प्राइस ज्यादा होता था इनका, है ना। तो अब धीरे धीरे करके फिर ऐसा हुआ, क्योंकि उस एक टाइम पे ऐसा था कि सप्लाई कम थी, हम इतने प्रोडक्ट्स नहीं बनाते थे। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 10 सेलफोन को हमने प्रोड्यूस किया, अब 10 ही सेलफोन है, और अगर हम उसके प्राइस को कम कर देंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए, तो हमने उसका प्राइस रखा, जस्ट टेक एन एग्जांपल 5000 उस एक टाइम पे, है ना, 1995 के आसपास की हम बात करें, 5000 हमने प्राइस रखा। अब 5000 हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, है ना, जो थोड़े वेल्दी होते थे, जिनके पास पैसे वगैरह होते थे, वो अफोर्ड कर लेते थे। तो उन्होंने मान लो 15000 मान लो, है ना, इतना प्राइस रख दिया, तो वो आएंगे, वो परचेस करके ले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि हमने टेक्नोलॉजी को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने 15000 सेलफोन बना लिया, तो दैट मीन्स कि लोग खरीद सकते हैं। तो पहले उसका प्राइस हमने 15000 रखा था, अब हमने उसका प्राइस 10000 कर दिया। अब मान लो हमारे पास में 50,000 सेलफोन है और खरीदने वाले ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमने उसका प्राइस 5,000 कर दिया। तो ऐसे करके लोग सेलफोन खरीदने लग गए। मीनवाइल बीच में मोबाइल आ जाता है, मोबाइल के आने की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है ना। सेलफोन देखता है कि अरे मेरा कॉम्पिटिटर आ गया, कहीं ऐसा ना हो ये प्राइस कम कर दे या ये कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से लोगों के पास में ज्यादा मोबाइल फोन्स होने लग गए और मेरा सेलफोन तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, उसका नाम क्या था, ट्राई, TRAI, है ना। ट्राई इन चीजों को रेगुलेट करता था। तो ट्राई ने ऐसा करा कि आप सेलफोन खरीद लो, है ना, तो पहले इनकमिंग कॉल्स फ्री होंगे, मतलब अगर आप किसी को फोन लगाओगे तो पैसा लगेगा, लेकिन आपके पास अगर फोन आ रहा है तो पैसा नहीं लगेगा। बाद में उन्होंने आउटगोइंग कॉल्स को भी फ्री किया। फिर धीरे धीरे करके जो एक मंथली रेंटल होता था, रिचार्ज वगैरह, उसके प्राइसेस को कम करना स्टार्ट करा, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके उसमें इंटरेस्टिंग स्कीम्स और कस्टमर्स को बेनिफिट्स देते हुए उन्होंने कस्टमर्स को कैच करने स्टार्ट करा। ऐसे करते करते आज मोबाइल फोन सबके पास में है ना। आज आपके घर में 5-6 होंगे, ठीक है, मतलब जितने लोग होंगे तो उतने मोबाइल फोन्स तो होंगे ही होंगे। तो ऐसा होता है, हर एक पर्सन के पास में एक मोबाइल फोन होता है। तो दैट इज समथिंग कि आज इसीलिए इतने ज्यादा सेलफोन्स यूज हो रहे हैं, हर एक पर्सन के पास में मोबाइल फोन है, और यही रीजन है कि नंबर ऑफ सेलफोन्स जो है वो कंटिन्यूअसली इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं। कम्युनिकेशन है, आप मोबाइल फोन के बिना अपनी लाइफ एक दिन भी इमेजिन नहीं कर सकते हो, है ना। कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन है। आप सोचो कभी कि अगर मोबाइल फोन ही नहीं होता, है ना, तो आप किसी से कैसे कॉन्टेक्ट करते। आज मान लो आपके पास में कोई मोबाइल फोन नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे हेल्पलेस फील करोगे। अगर आपको किसी से बात करनी है या किसी के साथ में कॉन्टेक्ट करना है या कुछ देखना है मोबाइल फोन में, आप बिल्कुल हेल्पलेस, है ना। तो इसीलिए ये चीज दूर नहीं कर सकते। We have another question, how communication system has been affected by globalization? कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ग्लोबलाइजेशन से अफेक्ट हो रहा है। रिवॉल्यूशनरी चेंजेस जो ग्लोबल कम्युनिकेशन की वजह से आए हैं टेक्नोलॉजी में, वर्ल्ड के पूरे टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसेज में, ऑफिसेज में, तो बहुत सारे लिंक्स हमारे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में बन चुके हैं, जैसे टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, फैक्स मशीन के थ्रू। In the world, there are a number of places which do not have access to communication systems. So this is indicative of a digital divide. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे अफेक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन से। तो ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से जो ये पूरा टेलीकम्युनिकेशन का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये वर्ल्ड में सभी के पास में था। जैसे आज अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो वर्ल्ड में सबके पास में मोबाइल फोन है, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास में नहीं है। जिसके पास में नहीं है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच रही है, उसे हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड होने के बावजूद भी ये जो टेक्नोलॉजी है, दे फैसिलिटेट द कंप्रेशन ऑफ टाइम डॉक्यूमेंट्स टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। आज के समय में मोबाइल फोन्स हम सभी की लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। अभी मैं आपको बता रही थी, है ना, सेल्यूलर टेलीफोनी ये जो है बहुत इनॉर्मसली ग्रो कर रही है, ट्रेमेंडस ग्रोथ है मोबाइल फोन्स की यूसेज में और कैसे उसको यूज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन की वजह से रिवॉल्यूशन आया। और ग्लोबलाइजेशन इसमें मेजर हेल्प ऐसे करता है कि जैसे मान लो कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो जैसे आईफोन का एग्जांपल ले लो ना, एप्पल का एग्जांपल ले लो, बाहर की कंपनी, लेकिन स्टिल हम उसके प्रोडक्ट्स इंडिया में यूज कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत अच्छा सारा कुछ है। तो दैट मीन्स कि वहां का एडवांटेज हमको यहाँ भी मिल रहा है। दिस इज द ग्लोबलाइजेशन, और इसी के थ्रू पूरा एक कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में आ जाता है ना। तो ये हमको हमारे आंसर में लिखना है। पॉइंट्स आप देख लो क्या क्या लिखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with globalization there emerged a new international division of labor, discuss with suitable examples। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक नया इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसको आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे होता है। सो देखो, एक न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इमर्ज होती है जैसे जैसे रूटीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा डेवलपिंग कंट्रीज में। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन के साथ में इंटरनेशनली डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। आप डिवीजन ऑफ लेबर समझते हो, है ना, कि हर एक
लेबर का अलग अलग काम है, वो उस काम को करेगा। जैसे ये लेबर ये काम करेगा, ये लेबर ये काम करेगा, ये लेबर ये काम करेगा। दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ग्लोबलाइजेशन से ये चीज इंटरनेशनल लेवल पर हो गई। कैसे? ऑब्वियस है ना कि इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पर जब ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ में लिंक्ड अप होंगी, तो इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा ताकि ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो जब हम मास प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय भी करते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे तो उनका डिवीजन ऑफ लेबर होगा। अब ये चीजें जब ग्लोबल लेवल पर होने लग जाती हैं तो इसी को हम बोल देते हैं इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। देखो, एक न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर हैज इमर्ज्ड इन विच मोर एंड मोर रूटीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन and employment are done in developing countries. So here we simply draw upon the example of Nike company. आप नाइकी कंपनी देख लो। यहां पर कैसे हुआ, नाइकी इनॉर्मसली ग्रो करती है 1960s में। पहले ये एक इंपोर्टर थी शूज की, ठीक है, मतलब शूज को क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी। पहले सिर्फ इतना काम करती थी। फाउंडर जो थे इसके फिल नाइट, उन्होंने शूज को इंपोर्ट किया जापान से, फिर उसको एथलेटिक्स मीटिंग्स में सोल्ड आउट कर दिया। कंपनी मल्टीनेशनल एंटरप्राइज बनती चलेगी, मल्टीनेशनल लेवल पर, है ना, एक ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन बनती चलेगी। इसका हेडक्वार्टर बेवर्टन में था, पोर्टलैंड के बाहर। 2 यूएस फैक्ट्रीज जो शूज बनाती थी फॉर नाइकी इन द 1960s, दे वर मेड इन जापान। अब कॉस्ट जब बढ़ने लग गई तो साउथ कोरिया 1970s के टाइम में उन्होंने शिफ्ट कर दिया, मतलब नाइकी कंपनी शिफ्ट होगी साउथ कोरिया में। लेबर कॉस्ट साउथ कोरिया में ज्यादा थी। 1980s में प्रोडक्शन वाइडन हुआ, थाईलैंड इंडोनेशिया तक पहुंचा। 1990s में इंडिया में भी नाइकी प्रोड्यूस हुआ। तो मतलब वो ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, कि पहले जो नाइकी कंपनी थी वो सिर्फ इंपोर्ट करती थी, इंपोर्ट करके उसको उधर सेल आउट कर देती थी एथलेटिक्स वगैरह में। धीरे धीरे करके इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा हम खुद से प्रोडक्शन करेंगे। जब खुद से प्रोडक्शन करने लगे और ये सारी चीजें करने लगे तो उन्होंने देखा कि इन सब में हमको लेबर भी लगेगा। अब लेबर हर जगह अलग अलग होता है, हर जगह लेबर का रेट अलग होता है। इंडिया का लेबर का रेट अलग है, कोरिया के लेबर का रेट अलग है। तो ऐसे करके वहां पर उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर के साथ में वर्क करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे नाइकी कंपनी थाईलैंड में आई, इंडोनेशिया में आई, फिर उसके बाद में इंडिया में भी आने लगी। तो ये पूरा नाइकी का एग्जांपल है जिसमें दिखाया कि कैसे एक इंटरनेशनल न्यू डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट इमर्ज होता है। तो आप इसको एग्जांपल के साथ में पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट आर द चेंजेस दैट ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अबाउट इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आए हैं इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? पूरा इंटरनेशनली जो एक पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट है उसमें क्या चेंज ग्लोबलाइजेशन से देखने को मिले? सबसे पहले यूएसएसआर कोलैप्स कैसे हुआ? क्योंकि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अप्रोच था इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमको दिखने को मिला। यहाँ से एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक मेजर जो है वो स्टार्ट होने लग गए, है ना। इकोनॉमी एक दूसरे के साथ में जब लिंक्ड अप होती है, एक दूसरे के साथ में जब मिलती है, so it collapsed the erstwhile Russia and gave the specific economic and political approach to the economic policies that end up in globalization. These are called as new liberal economic measures. Second, it is responsible for the growth of international and regional mechanisms for political collaborations. बहुत सारी political collaborations हुई globalization की वजह से, जैसे आसियान है, सार्क है, EU है। बहुत सारी नई इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WTO, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रीन पीस, ये सब बने ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल रीजनल मैकेनिज्म्स भी यहाँ पर बनते हैं ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से। तो मतलब एक तरीके से ऐसे मान लो कि जो पूरा पॉलिटिकल वर्ल्ड है वो आपस में एक साथ में आता है, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करता है, पॉलिसी शेयर करता है, वेलफेयर प्लानिंग करता है, एक्सेट्रा। ओके, ट्रेड भी करता है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर? अभी वेरी शॉर्ट में हमने इसको डिस्कस किया था, है ना, उसी को लिख देंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक बार रीड कर देती हूँ। With the purpose of increasing productivity and competence among workers, a company deliberately tries to bring a special culture, and this is called corporate culture. Now, it is a branch of management theory that seeks to increase productivity and competitiveness through the creation of unique organizational culture involving all members of a firm. तो ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉम्पिटेंस बढ़ेगा और एक क्रिएशन होगा यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का। ऐसा माना जाता है कि एनर्जेटिक कॉर्पोरेट कल्चर से एफिशिएंसी बढ़ती है, वर्कर्स लॉयल होते हैं, सिंसियरिटी, डेडिकेशन दिखाते हैं। जो बिहेवियर होता है वर्कर्स का, उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, मैनर ऑफ ड्रेस है, वर्किंग आवर्स है, प्रमोशन, प्रोडक्ट पैकेज है, ये सब कॉर्पोरेट कल्चर का ही पार्ट होते हैं। तो थोड़ा सा
और आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके यहाँ पर बताएंगे कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन दैट कॉर्पोरेट कल्चर हैज टर्न्ड आउट टू बी अ डायनेमिक कल्चर, एक्सप्लेन। कॉर्पोरेट कल्चर कैसे एक डायनेमिक कल्चर बनता है ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो, कॉर्पोरेट कल्चर एक ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी है जिससे प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटेंस बढ़ती है। ये सारा कुछ हमने बता दिया, यहाँ पर इवेंट्स, रिचुअल, ये सारी चीजें होती हैं। इसकी डायनेमिसिटी का मतलब होता है वे ऑफ डूइंग थिंग्स, प्रमोशन, पैकेजिंग, प्रोडक्ट्स। तो डायनेमिक कैसे बन रहा है कि एक तरफ जहां ये वर्क कल्चर से रिलेटेड है वहां पर इस कल्चर के अंदर सारी चीजें आ रही हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, रिचुअल्स आ रहे हैं, ट्रेडिशंस आ रहे हैं, साथ ही साथ में आप कैसे काम करते हो, प्रमोशन कैसे करना है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट है। तो ऐसे ये कॉर्पोरेट कल्चर धीरे धीरे करके एक डायनेमिक कल्चर बनता चला जा रहा है जो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ क्लियर है, अच्छे से आ रहा है समझ में। सो दीज आर योर बेसिक क्वेश्चंस। इसमें आपको इस तरह से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद में अब आप इन आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया, आप क्या लिख सकते हो क्या नहीं लिखना है ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? खुद से अपने वर्ड्स में आंसर को फ्रेम करना है, अपने वर्ड्स में आंसर को लिखना है, एंड दैट्स इट। क्लियर? सो आई होप सो ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अच्छे से आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करोगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेते जाइए कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसी के साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो बहुत इजीली गूगल पर एक्सेसिबल है। इसे आप जैसे ही गूगल पर एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, हमारे टॉप कोर्सेज भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विद बेस्ट टीचर्स। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा आपके सामने ओपन। इसी के साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स, ई बुक्स और हमारे सभी लेक्चर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।